वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन के कोर कंसेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 2। इससे पहले भी मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट्स जो हैं इसमें हम नाउन आर्टिकल से रिलेटेड जितने तरीके के एरर्स होती हैं उनको क्वेश्चंस के बेस पर लेकर के आए हैं। और ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो ग्रामर के 10 पॉइंट्स पर आधारित रहते हैं, जिसमें नाउन आर्टिकल प्रोनाउन सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वर्ब टेंसेज एडजेक्टिव एडवर्ब्स कंजंक्शन प्रीपोजिशन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको मिला करके एक एरर डिटेक्शन का या फ्रेज रिप्लेसमेंट का या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का या फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि उसमें ग्रामर और वोकेबलरी दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है, मतलब सामंजस्य रहता है, एडजस्टमेंट रहता है, या दोनों चीज़ों को आपस में मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि एरर डिटेक्शन में एक बार कोर कंसेप्ट ज़रूर डिस्कस किए जाएं। इसके बिना ये अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना हर बार आसान नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कुछ ग्रामर के फिक्स टर्मिनोलॉजी को हम क्लियर ऑफ करते जा रहे हैं और साथ में मिसलेनियस क्वेश्चंस वाला पार्ट है जो प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस को लेकर के बनाया गया है, जिससे आपका पेपर का पैटर्न का जो हिस्सा है वो भी जो है क्लियर ऑफ होता रहे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं सब जगह सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वही मिसलेनियस क्वेश्चन में यहां आपको दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट्स, पहला पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन 1, सम पीपल डू वॉट एवर दे कैन फॉर जस्टिस सेक एज दे बिलीव इन जस्टिस। ठीक है, कुछ लोग जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं न्याय के वास्ते, जस्टिस सेक, सेक मतलब के वास्ते या के लिए, न्याय के वास्ते, क्योंकि वो न्याय पे विश्वास करते हैं। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हमने आपको बता दिया। अब ये तो चलो ट्रांसलेशन था, अब इसके बाद आता है सेंटेंस में एरर वाला पार्ट। ग्रामर के हिसाब से क्या हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटीज कैसे चेक करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया, इसी तरह से प्लूरल नाउन के साथ इस बार मॉडल वर्ब का यूज किया गया है और मॉडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड होता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का लॉजिक काम नहीं करता है, इसलिए कैन जो है उसे हम गलत ठहरा नहीं सकते। सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस में सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसके बाद का सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल में हो सकता है, तो यहां टेंसेस की एरर नहीं आ रही है। इसके अलावा फॉर जस्टिस सेक एज दे बिलीव, देखिए तीसरा सब्जेक्ट और तीसरा वर्ब, पहला सब्जेक्ट पहला वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब और तीसरा सब्जेक्ट और तीसरा वर्ब सब के सब प्रेजेंट टेंस में हैं। तो इस लॉजिक से हम ये समझते हैं कि सेंटेंस में टेंस वाला तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि सेंटेंस में अगर नाउन का या आर्टिकल का कोई एरर है तो चेक करना पड़ेगा। वहां पर देखिए सेंटेंस में ये पॉसिबिलिटीज देखिए, यहां पर जस्टिस से, जस्टिस जो है JUSTICE, न्याय, हम कहते हैं न्याय के वास्ते, तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉर्मली किया जाता है जब हम एक नाउन का अधिकार या रिलेशन या रिश्ता दूसरे नाउन से जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जस्टिस लिखा है और उसके बाद सेक लिखा है। लेकिन एक लॉजिक ये भी कहती है कि जब किसी नाउन को बोलते या लिखते समय आपको हिंदी में या इंग्लिश में स या ज की आवाज सुनाई दे बोलते समय लिखते समय, जैसे आपने कहा जस्टिस तो स की आवाज आई, और हमने कोई भी ऐसा और कोई वर्ड लेना है जिसमें स की आवाज पे खत्म हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में या ज की आवाज पे खत्म हो रहा है तब क्या होता है? तब एपोस्ट्रोफी के बाद जो है एस नहीं लगाया जाता है, क्योंकि स या ज की आवाज उसमें पहले से बोलते समय लिखते समय या सुनते समय वो आवाज वहां पर मौजूद होती है, बोलते समय और सुनते समय। ठीक है, तो इस लॉजिक के तहत अब हम इसको देखते हैं। इस लॉजिक से तो देखिए एरर कौन से वाले पार्ट पे दिख रही है? थर्ड वाले पार्ट पे दिख रही है। और देखिए एरर क्या निकली? फॉर जस्टिस सेक, यहां पर जस्टिस का एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस की जगह पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे फॉर जस्टिस सेक।
इसे ऐसे भी लिख सकते थे, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि शायद आपको पता हो कि नाउन को नाउन से जोड़ने के लिए ऑफ और द और ऑफ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और इन दोनों की जगह पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहां पर स या ज की आवाज पहले से मौजूद है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि एपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे, लेकिन उसके बाद का जो एस है वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये एक रूल है ग्रामर का कि स या ज की आवाज के आने पर एपोस्ट्रोफी तो लगता है, लेकिन एस का इस्तेमाल उसके बाद नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम ऑफ 1990s हैज गॉन फॉर गुड एंड व्हाट रिमेन्स इज अ टाइम फुल ऑफ मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ नेपोटिज्म। सेंटेंस कह रहा है 1990 का जो दशक था, जो 90s का समय था, वो जा चुका है, और उसके बाद जो है, जो बचा है, व्हाट रिमेन्स, वो एक ऐसा समय है जो नेपोटिज्म के मिसप्लेस्ड सेंस का है। मतलब जो भाई भतीजावाद होता है, जिसे नेपोटिज्म कहते हैं कि आप फेवरिज्म कहते हैं, अपने फायदे के लिए अपने जानने वाले व्यक्ति को आप जॉब दे देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, तो ये जो है इसका मिसप्लेस्ड सेंस जो है, इस तरीके की सोच का जो है, अब उसका टाइम आ चुका है, और 1990s का समय जो है वो जा चुका है, उसका समय ओवर हो चुका है। तो ये सेंटेंस जो है एक व्यंग करके कह रहा है किसी बात पे कि अच्छा समय जा चुका है, और आजकल जो है फेवरिज्म का जमाना जो है, मिसप्लेस सेंस है उसका लोगों में भरा हुआ, ये सेंटेंस कह रहा है। अब देखिए इसके बाद टाइम जो है ये नाउन है, ये ऑफ से जुड़ा है, ये भी नाउन है, क्योंकि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं अपने आप में यूनिक होती हैं, प्रॉपर नाउन कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद जो वर्ब आया है, जब दो नाउन्स को ऑफ से जोड़ा जाता है तो पहले नाउन के बेस पे वर्ब का डिसीजन लिया जाता है। टाइम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और हैज साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर गुड, अच्छे के लिए। एंड व्हाट रिमेन्स, व्हाट के साथ रिमेन्स है, क्योंकि व्हाट के साथ जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जो भी चीजें बची हैं उसके लिए कहा जा रहा है, तो व्हाट रिमेन्स इज अ टाइम ऑफ मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ नेपोटिज्म। ठीक है, अब यहां सेंटेंस में देखिए हमें यह चेक करना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एस लगता है या एपोस्ट्रोफी एस लगता है जब उसे प्लूरल बनाने की बात कही जाती है। तो अब प्लूरल बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज भी करते हैं और एस का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि मॉडर्न इंग्लिश के यूजेज के पैटर्न के हिसाब से ये सही है या गलत है। तो देखिए आंसर क्या निकला, सेंटेंस नो एरर है। रेफरेंस देखिए कि इंपॉर्टेंट होता है, रेफरेंस मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या बातें पॉसिबल हो सकती थी उसकी जानकारी। 1990s इस तरह से लिखना 1990 के दशकों में, दशक में मतलब उसके समय के जितने भी टाइम था उसके बीच की बात कही जा रही है, तो 1990s में ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये ओल्ड यूजेज पैटर्न है। मॉडर्न यूजेज पैटर्न क्या है कि जब आप लिखें 2000 तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस ना लगाएं, सिर्फ एस लगाएं, इसीलिए दोनों ही सही माने जाते हैं। ओल्ड में ये और मॉडर्न में आजकल एपोस्ट्रोफी एस का लगाने का चलन नहीं है, इसलिए 90s आप कहते हैं, 1990s कहते हैं, तो आप सिर्फ एस लगा के आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अलग से आपको एपोस्ट्रोफी एस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए ये सेंटेंस नो एरर की कैटेगरी में आता है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, after traveling for about a distance of 2000 kilometers without a break, we realized that we should take a break. ट्रेवल करने के बाद एक बड़ी डिस्टेंस 2000 किलोमीटर की बिना कोई ब्रेक लिए, मतलब बिना कोई रुके हुए, हमने फाइनली अब डिसाइड किया कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। मतलब बहुत बड़ी ट्रेवलिंग हो गई है, बहुत लगातार काफी समय से हम ट्रेवल कर रहे हैं, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कहीं एक जगह रुक करके थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस कह रहा है फॉर अबाउट अ डिस्टेंस ऑफ, अ डिस्टेंस ऑफ के बाद देखिए 2000 है प्लूरल, तो उसके बाद किलोमीटर्स, किलोमीटर्स क्या है, हम कहते हैं किलोमीटर हो गया या माइल हो गया, ठीक है, या मीटर हो गया, ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं, किसकी, UNITS, किसकी हैं, ऑफ डिस्टेंस। ठीक है,
और यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस को हमेशा प्लूरल एस के साथ लिखा जाता है अगर इनके ठीक पहले जो भी वर्ड आएगा वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो और वो प्लूरल हो, ठीक है, जो कि क्या है, प्लूरल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 1000, ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर, ये सही है कि गलत, ये हमें देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 100 है, 1000 है, इनके बाद जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद इनके बाद लिखा जाता है किसी चीज को और वो कोई यूनिट होती है तो इनको प्लूरल नहीं लिखा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5 अगर प्लूरल है तो इनको सिंगुलर कर दिया जाता है, ये ग्रामर का रूल है। इसलिए 2000 नहीं 2000, 200 नहीं 200 होता है, ये भी आपने सुना होगा। तो इस लॉजिक के बेस पर हम देखते हैं कि सेंटेंस का आंसर क्या है। देखिए, तो देखिए यहां आंसर क्या निकला, दैट इज 2000 नहीं होगा, 2000 किलोमीटर्स होगा विदाउट अ ब्रेक। वी रियलाइज दैट वी शुड टेक अ ब्रेक, ठीक है। तो यहां पर ये प्लूरल नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के प्लूरल होने पर इसको सिंगुलर लिखा जाता है। अच्छा एक बात और, अगर आप 1000 को, मिलियन को प्लूरल लिखना ही चाहते हैं तो इनको सेंटेंस का पहला वर्ड बना करके आपको लिखना पड़ेगा, जैसे थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। तो उनको प्लूरल लिखना है तो सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के रूप में लिखना पड़ता है, तब इनको प्लूरल आप लिख सकते हैं और तब इन्हें गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई फ्रेंड जॉन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड आई थिंक ही इट इज नॉट रॉन्ग टू कॉल हिम द आइंस्टीन ऑफ आवर स्कूल। मेरा फ्रेंड जॉन जो है बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा कि हम उसे अपने स्कूल का आइंस्टीन कहें। ये देखिए यहाँ सेंटेंस में एक नाउन दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। कई बार एक कॉमन नाउन के बाद एक प्रॉपर नाउन रख करके ये बताया जाता है कि उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, मेरा दोस्त जॉन, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को नाउन रेफर कर रहे होते हैं, तो ऐसे में ये दो नहीं एक ही होते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर। अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, पर्सन सिंगुलर है तो अ लगा है, वेरी इंटेलिजेंट एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया, एंड आई थिंक प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, देखिए यहाँ पर, और इज नॉट रॉन्ग ये भी प्रेजेंट ही है तो सेंटेंस प्रेजेंट पे ही चल रहा है। अब इसके बाद देखिए आइंस्टीन जो है ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम नो आर्टिकल जानते हैं, ठीक है, इसके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल, ए एंड द का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं, ये एक बेसिक लॉजिक है प्रॉपर नाउन का। ये चीज को अगर हम ध्यान रखें तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। देखिए कैसे, देखिए आंसर क्या निकला कि सेंटेंस ये भी नो एरर है। क्यों? जबकि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले जो है नो आर्टिकल होता है, ठीक है, REQD मतलब रिक्वायर्ड। कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल ए अंदर का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता जनरल कंडीशन में। लेकिन रेफरेंस क्या कह रहा है, देखिए व्हेन कंपेयर्ड द कैन बी यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, लेकिन जब उसे कंपैरिजन में करते हैं तब हम प्रॉपर नाउन के पहले भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे गलत नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता भाई? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है हम उसे आइंस्टीन मानते हैं अपने स्कूल का, मतलब हमारे स्कूल में जॉन जैसा व्यक्ति जो है वो एक आइंस्टीन की जैसा है। हमारे लिए तो हमारे स्कूल का आइंस्टीन जॉन ही, आइंस्टीन मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ल्ड के फेमस फिजिसिस्ट का नाम है। और यहां पर इस सेंटेंस में कहा जा रहा है आइंस्टीन से आपने जॉन को कंपेयर किया है। तो जब आप किसी कॉमन व्यक्ति, वस्तु या जगह को किसी एक्सेप्शनल या नामचीन या पॉपुलर या फेमस व्यक्ति, वस्तु या जगह से कंपैरिजन में रखते हैं, ऐसी अवस्था में कंपेयर करते समय प्रॉपर नाउन के पहले भी द का इस्तेमाल करना हो तो उसे गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये रूल ध्यान रखिएगा, व्हेन कंपेयर्ड द कैन बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, ठीक। तो इस वजह से ये सेंटेंस नो एरर निकला, वरना नॉर्मल कंडीशन में प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल उसके पहले जनरल कंडीशंस में नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यूनिक है और यूनिक चीजों के पहले द लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर होते हैं, इसलिए ए और एन लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, द डेथ इज एन अनअवॉइडेबल सर्टेनिटी एज नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन चीट डेथ। डेथ जो है वो एक अनअवॉइडेबल सर्टेनिटी है, मतलब एक ऐसी सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, कंफर्म वाली बात है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, एक दिन सबकी मौत आती है, ठीक है।
इसे रोका नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने आज तक मौत को धोखा दिया हो। तो यहां पर ये सेंटेंस थोड़ा फिलोसॉफिकल तरीके का लग रहा है, थोड़ा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से लिया गया है। अब देखिए डेथ जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब का यूज भी सिंगुलर होगा। एंड अवॉइडेबल, एन का यूज अनअवॉइडेबल के साथ किया गया है, तो अ का साउंड आ रहा है जो कि वाल साउंड है, इसलिए एन का यूज किया गया है। एज नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन, कोई भी व्यक्ति जो है चीट नहीं कर सकता, तो नोबडी एक प्रोनाउन का यूज किया गया है यहाँ पर। अब इस सेंटेंस में देखिए ये जो बात है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो क्या ये बात जनरल या यूनिवर्सल कैटेगरी की नहीं है? क्या ये बात ऐसी नहीं है कि ये बात हर व्यक्ति पे, हर वस्तु पे, हर जीवित प्राणी पे जो है अप्लाई होती है? अगर हाँ, तो फिर ये डेथ आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के सेंस में नहीं कह रहे हैं, ये आप जनरल बात कह रहे हैं। और जब जनरल बात कही जाती है तो रूल होता है आर्टिकल का कि जनरल बातों को कहने के लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको हिंट दे दिया, अब इससे हम आंसर पे चलते हैं और देखते हैं आंसर क्या है और क्यों। तो देखिए यहां पर डेथ के पहले द का इस्तेमाल गलत है, सिर्फ डेथ वर्ड होगा, क्योंकि ये डेथ की बात की, आज तक वो टली नहीं, मौत किसी की कभी नहीं टलती और कोई भी मौत से भाग नहीं सका। तो ये तो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है। और यूनिवर्सल फैक्ट की बात होती है कि यूनिवर्सल फैक्ट्स जितने भी होते हैं उनको आप बदल नहीं सकते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जनरली डेथ के साथ ऐसा ही होता है। तो जब ये यूनिवर्सल बात है तो फिर डेथ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड नहीं हो गई, और इसीलिए वो जनरल कंडीशन में है, तो कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल और द का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल चीज को स्पेसिफाई करने के लिए द का यूज किया जाता है। ये तो ऑलरेडी जो है एक यूनिवर्सल फैक्ट है और ये बात सब पे अप्लाई होगी, इसलिए आर्टिकल द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए द डेथ की जगह पर डेथ लिखते ही ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आर्टिकल और नाउन के कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। अब देखिए इन कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करने के बाद अब हम नेक्स्ट फेज में आते हैं, जो कि है मिसलिनियस क्वेश्चंस विद डबल फिलर्स, ठीक है। डबल फिलर्स हैं, डायरेक्शंस क्या है, फाइंड आउट व्हिच पेयर ऑफ वर्ड्स कैन बी filled up in the blanks in the statements in the same sequence to make the sentence meaningfully correct या complete। सेंटेंस कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसमें दिए गए दो फिलर्स हैं, एक और दो। इसे फिलअप करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई ए। और यहां पर हमें डिसाइड करना है कि इसी सीक्वेंस में, मतलब पहला ये दूसरा ये, वैसे ही पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, इसे फिलअप करने पे इसी सीक्वेंस में जो है मीनिंगफुली कंप्लीट सेंटेंस, सही सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है, ये हमारा काम है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 6th, he was so convinced that people were driven by sentimental, ulterior, personal या altruistic motives that he believed there was no such thing as purely divine, eternal, selfless, praiseworthy, anti-social act, ठीक। सेंटेंस कह रहा है वो इतना ज्यादा खुद से कन्विंस हो चुका था, इस बात को दिमाग में बैठा चुका था कि लोग जो हैं वो सेंटिमेंटल, पर्सनल, अल्टीरियर, एल्ट्रिस्टिक या पर्सनल मोटिव्स की वजह से हर काम करते हैं, मतलब अपनी पर्सनल चीजों सोच करके जो उन्हें अच्छा है, बुरा लगता है या फायदा नुकसान का होता है उसी के बेस पर वर्क कर रहे हैं। इंसान सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से चलता है, ऐसी बात को सोच के वो इतना कन्विंस हो चुका था कि वो मानता था कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्योरली, मतलब 100% डिवाइन हो, एटर्नल हो, सेल्फलेस हो, प्रेजवर्दी हो या एंटी सोशल, ठीक। अब यहां पर देखिए सेंटिमेंटल आप जानते हैं, एटर्नल का मतलब जनरली होता है जो कभी खत्म ना हो, हमेशा रहने वाला, ठीक है। अल्टीरियर का मतलब कई लोगों को नहीं पता है, सेल्फलेस आप जानते हैं, एल्ट्रोस्टिक ये वर्ड भी कई लोगों को नहीं पता है, प्रेजवर्दी पता है, पर्सनल और एंटी सोशल, ठीक है। एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट जो हो, जैसे कि टेररिस्ट, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को बेस लेकर के हमें अंदाजा लगाना है कि यहां पर कौन सा वर्ड का कॉम्बिनेशन सबसे सही बैठेगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस के साथ इनके मीनिंग्स भी सामने आएंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सा आंसर क्यों सही था
और कौन सा आंसर क्यों गलत था, और उसके मीनिंग्स के साथ वो भी मीनिंग्स होंगे जिन वर्ड्स में आंसर की पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन उनके मीनिंग हमें नहीं पता है, या ऐसे हैं जो कम लोगों को पता है, वो भी डिस्कस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए, ये इसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आंसर आप अंदाजा लगाइए और फिर हम इसे डिसाइड करते हैं अब कि क्या हो सकता है आंसर। जो भी आंसर आपको समझ में आता है, देखिए पहले वाले के लिए सेंटिमेंटल पर्सनल वर्ड ज्यादा समझ में आ रहा है, और दूसरे के लिए जो है सेल्फलेस या डिवाइन, एटर्नल, प्रेजवर्दी या एंटी सोशल में से कोई एक वर्ड समझ में आ रहा है। ठीक है, कि कोई भी जो है प्योरली सेल्फलेस वर्ड हो सकता है, या एटर्नल या डिवाइन हो सकता है, प्रेजवर्दी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। एक्ट होता ही नहीं दुनिया में, ये कहना चाह रहा है। तो अब इसमें से चॉइस सेंटेंस के मीनिंग और रिदम के अनुसार डिसाइड की जाएगी, और ग्रामेटिकली भी शब्द सही होना चाहिए, वरना आंसर नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेंटेंस कह रहा है he was so convinced that people were driven by ulterior motives that he believed there was no such thing as a purely selfless act। अब देखिए पहले बाकी के वर्ड्स के मीनिंग को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एटर्नल का मतलब क्या है? एटर्नल का मतलब रेफरेंस में क्या दिया हुआ है? एग्जिस्टिंग और कॉन्टिन्यूइंग फॉरएवर। कोई चीज अगर जिसका ना आदि हो ना अंत हो और हमेशा चलने वाली हो, उसे एटर्नल कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक बार शुरू हो जाए तो खत्म होने का नाम ही ना ले, अनंत जिसे कहते हैं उसे एटर्नल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एटर्नल एक्ट तो मतलब बनेगा नहीं कुछ, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। पर्सनल वर्ड तो सही था लेकिन ये वर्ड गलत बैठ गया। इसी तरीके से ए वाले ऑप्शन में डिवाइन एक्ट नहीं होता है कोई भी, और हर आदमी सेंटिमेंटल होके ये वर्क को करता है, किसी भी वर्क को। तो ये बात भी कुछ हद तक ठीक बैठ रही है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में अब देखिए सी वाला ऑप्शन जो कह रहा है अल्टीरियर और सेल्फलेस, तो अल्टीरियर का मतलब होता है दैट यू कीप हिडन और सीक्रेट। ये मतलब यहां पर सही बैठ जा रहा है कि वो व्यक्ति ये बात को कंफर्म मान के चलता था कि लोग जो हैं अपने किसी सीक्रेट या अपनी पसंद के या पर्सनल सोच या अपने फायदे की बात को लेकर के ही हर कार्य को अंजाम देते हैं, और ऐसी कोई बात एक्चुअल में नहीं है जिसे पूरी तरीके से परोपकारी या सेल्फलेस या एल्ट्रुइस्टिक कहा जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सेल्फलेस का मतलब तो एल्ट्रुइस्टिक होता है, लेकिन यहां पर इसका पर्यायवाची यहां रखा है जो पहले वाले के साथ मीनिंग में सही बैठ जा रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब ये निकला कि वो ये मानता था कि लोग जो हैं वो अल्टीरियर मोटिव्स के द्वारा ड्रिवन होते हैं, मतलब अपने फायदे की या अपनी कोई छुपी हुई उनकी सोच होती है जिसको अंजाम देने के लिए वो सारे कामों का अंजाम देते हैं अपने फायदे के लिए। हिडन सीक्रेट उनकी एजेंडा होते हैं जिसके लिए वो सारे काम का अंजाम देते हैं। और वो मानता था कि ऐसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं है जिसे पूरी तरीके से सेल्फलेस कहा जाए या परोपकारी कहा जाए। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। एल्ट्रुइस्टिक जो है यहां पर सही नहीं बैठता, क्योंकि ये तो परोपकारी ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता, और यहां पर तो निगेटिव वर्ड ही चाहिए हमें भरने के लिए। और प्रेजवर्दी फिर इसके साथ सही नहीं बैठ रहा, और यहां पर पर्सनल सही था लेकिन एंटी सोशल यहां पर मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है, इसीलिए अल्टीरियर बिल्कुल सही बैठ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मीनिंग और रिदम दोनों सही बैठना चाहिए ग्रामर के अनुसार भी। चलिए अगला देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द पुलिस फील दैट द harshness, mercy, leniency, pity या clemency shown by the judges to first offenders unfortunately leads, prohibits, prevents, predisposes या encourages many youngsters to commit more and more crimes। पुलिस को लगता है कि हार्शनेस या दया, पिटी या लीनियंसी मतलब बहुत ज्यादा लाइबरल माइंडेड होना, या क्लेमेंसी का मतलब भी लीनियंसी ही होता है। ठीक है, जो जजेस के द्वारा दिखाई जाती है। पहली बार क्राइम किए गए लोगों के साथ अगर लीनियंसी दिखाते हैं तो दुर्भाग्यवश जो है लीड्स, प्रोहिबिट्स, प्रिवेंट्स या प्रीडिस्पोजेस या एनकरेजेस। ठीक है, यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स को ये बात मोटिवेट करती है कि वो आगे और ज्यादा क्राइम करें, क्योंकि पहली बार सजा मिलने से रह गए, बच गए, तो इस बात से और ज्यादा ये मोटिवेट होते हैं कि आगे हम और ज्यादा क्राइम करें, उनकी जजेस की लीनियंसी के लिए। तो अब यहां पर सेंटेंस में देखिए हार्शनेस वर्ड उतना अच्छा नहीं बैठेगा, क्योंकि हार्शनेस होती तो शायद वो लोग क्राइम करने की बात जो है सोचते भी ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी।
ठीक है, तो इसके लिए जो अगला पार्ट होगा वो प्रिवेंट्स भी नहीं हो सकता। अगर लीनियंसी थी तो प्रिवेंट कैसे करेगा, बल्कि वो तो बढ़ाएगा। इसी तरह से प्रोहिबिट्स का मतलब रोकना होता है किस चीज को, और प्री डिस्पोजेस बचा, और एनकरेजेस बचा, और क्लेमेंसी बचा। ये तीन वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। लेट्स सी कि आंसर और एक्सप्लेनेशन किस वर्ड को सपोर्ट करता है। देखिए अब यहां पर जो है क्लेमेंसी और एनकरेजेस, ई वाला ऑप्शन सबसे अच्छा आंसर बैठा, क्योंकि बाकी के मीनिंग्स को जब इससे हम अटैच करेंगे तो मीनिंग क्लियरफाई हो जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा। देखिए रेफरेंस क्या कह रहा है, प्री डिस्पोजेस का मतलब होता है बायस होना, टू इन्फ्लुएंस वन टू हैव और टेक एन एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। बायस होना, प्री डिस्पोजेस होना मतलब पहले से पूर्व धारणा किसी के प्रति बना लेना, ठीक है। बायस हो जाना, किसी एक व्यक्ति को फेवर करना, दूसरे के मुकाबले में उसको प्राथमिकता देना, उसे फायदा पहुंचाना। और बायस होना मतलब एक तरफा सोच होना, बायस होना कहलाता है, मतलब प्री डिस्पोजेस। यहां क्लेमेंसी जो वर्ड है इसका मतलब है काइंडनेस या लीनियंसी होना, शोन टू समबडी व्हेन ही और शी इज बीइंग पनिश्ड। जब किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो सजा देते समय उदारवादी नीति को अपनाना, काइंडनेस होना कि चलो दया कर दो, जितना बड़ा क्राइम किया हो छोड़ दो, जाने दो, ये सोच जो है क्लेमेंसी कहलाती है, ठीक। तो यहां पर देखिए पुलिस कह रही है, पुलिस को फील किया है, पुलिस ने इस बात को माना है, पुलिस को लगता है कि क्लेमेंसी अगर होती है जजेस के द्वारा, मतलब लीनियंसी शो की जाती है पहली बार क्राइम करने वाले लोगों के ऊपर, जो है पहली बार क्राइम किया उन्हें अगर खुला छूट दिया जाएगा या उनको लीनियंसी दी जाएगी या क्लेमेंसी की जाएगी, मतलब उनको सजा देते समय जरा भी हिचकिचाएंगे जज कि चलो माफ कर दो, छोड़ दो, तो फर्स्ट ऑफेंडर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या होता है इसकी वजह से, दुर्भाग्यवश बहुत सारे यंगस्टर्स जो होते हैं उनको ये बात मजबूर करती है या मोटिवेट करती है या एनकरेज करती है कि वो और क्राइम्स आगे लाइफ में करते चले जाएं एक के बाद एक। जाहिर सी बात है सजा नहीं मिलेगी तो वो लोग सोचेंगे कि कानून व्यवस्था में इतनी ताकत नहीं है कि उनको सजा दे पाए, और वो मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे कि आगे और ज्यादा क्राइम करें। तो इसीलिए मीनिंग के बेस पर एनकरेजेस वर्ड बिल्कुल सही बैठ रहा है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना या किसी की चीज को करने से किसी को रोक देना, ठीक है। तो यहां पर मीनिंग में तो यही भाई सही बैठेगा। देख रहे हैं आप जिस तरह से मीनिंग के बेस पर आंसर डिसाइड हुआ, ठीक। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। इसके बाद 8th वाला क्या कहता है क्वेश्चन, डैश ब्रोकर हैड वार्न्ड हिम दैट द स्टॉक वाज अ डैश इन्वेस्टमेंट, ही इंसिस्टेड ऑन बाइंग 1000 शेयर्स। अब देखिए डैश की जगह पर बिकॉज द ब्रोकर, सिंस, एज या ऑल्दो या बिकॉज। द ब्रोकर हैड वार्न्ड हिम, क्योंकि या ब्रोकर के वार्न करने के बावजूद कि स्टॉक्स जो हैं, दैट द स्टॉक्स वाज अ स्पेक्युलेटिव, नेग्लिजिबल, वल्नरेबल, प्रिकैरियस या सेल्फिश इन्वेस्टमेंट है, उसने जोर दिया 1000 शेयर्स खरीदने पर। मतलब ब्रोकर ने उसे वार्न कर दिया था, यद्यपि उसने बता दिया था कि कह दिया था कि भाई देखो इसमें तो खतरा है जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसके बावजूद जो है उस व्यक्ति ने ये सोचा कि भाई हम शेयर्स खरीदेंगे, और उसने जोर दिया 1000 शेयर्स को खरीदने पे। तो अब देखिए यहां पर स्पेक्युलेटिव जो है थियरी से रिलेटेड वर्ड है, नेग्लिजिबल नहीं के बराबर हो जाता है। कमजोरी से रिलेटेड वर्ड है वल्नरेबल या वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। प्रिकैरियस एक वर्ड ऐसा है जिसके आंसर को डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, और इसी के बेस पर आंसर निर्धारित होगा। ध्यान रखिएगा, वर्ड का मीनिंग अगर नहीं पता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जितने ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग्स पता हो डबल फिलर्स वाले में, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए, ऑल्दो, यद्यपि ब्रोकर ने उसे वार्न कर दिया था कि स्टॉक्स जो है, वो स्टॉक्स जो उसने खरीदे हैं वो प्रिकैरियस हैं। प्रिकैरियस है मतलब प्रिकैरियस नॉट सेफ और सर्टेन है, डेंजरस है, नुकसान हो सकता है, ये बात जो है उसको पहले ही बता दी गई थी। यद्यपि उसको ये बताया था ब्रोकर ने कि भाई जो वार्न किया था कि स्टॉक्स जो है ये प्रिकैरियस जो है इन्वेस्टमेंट है, मतलब डेंजरस है, अनसर्टेन है, इसमें नुकसान भी हो सकता है। आपने सुना होगा अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहा जाता है कि दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क
एंड रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ये कहा जाता है, म्यूचुअल फंड्स के लिए कहा जाता है वैसे ही, ठीक है। तो ये बात ब्रोकर ने उसको बता दी थी, फिर भी उसने जोर दिया 1000 शेयर्स खरीदने पे। तो इसके हिसाब से प्रिकैरियस वर्ड बिल्कुल सही बैठ गया है। और स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है हाइपोथेटिकल, ठीक है, मतलब मन गढ़ंत कह सकते हैं, या जिसको सिर्फ हाइपोथेसिस पे बनाया गया हो, सिर्फ अभी थियोरेटिकली बनाया गया हो, जिसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो कंफर्म ना हो। तो उसके बेस पर यहां पर वर्ड मीनिंग सही नहीं बैठेगा। अगर यही वर्ड जो है स्पेक्युलेटिव जो है इन्वेस्टमेंट यहां पर सही बैठ जाता है, तो भी इसके साथ सही नहीं बैठेगा, क्योंकि बिकॉज जो है वो कह रहा है क्योंकि ऐसा था, जबकि यद्यपि ऐसा था फिर भी उसने ऐसा कहा, ये मीनिंग में बिल्कुल सही बैठ जा रहा है, ठीक है। अगर यही ऑल दो यहां होता तो फिर कहना मुश्किल था कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, ठीक है। तो मीनिंग के बेस पर आंसर को डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो देखिए, आई होप यहां तक आपको ये आंसर बिल्कुल अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा। सारा खेल देखिए वोकैबुलरी का होता है और ग्रामर के कोऑर्डिनेशन का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, देखिए, द एजुकेशन मिनिस्टर एम्फसाइज्ड द नीड टू डिस्कवर एंड suppress, develop, flourish, belittle, enlarge each student's potential, intrinsic, hidden, concealed, dormant talents, ठीक है। ये देखिए दोनों वर्ड्स को हमें बैठाना है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने जोर दिया है एक जरूरत पे कि डिस्कवर किया जाए और सप्रेस किया जाए, फ्लरिश या एनलार्ज या डेवलप या बिलिटल किया जाए हर स्टूडेंट के पोटेंशियल को, इंट्रिंसिक टैलेंट को या हिडन टैलेंट को, कंसील्ड टैलेंट को या डोरमेंट टैलेंट को। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, कोई चीज काफी समय से अगर यूज में नहीं है तो उसे डोरमेंट कहा जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, कई सीड्स भी ऐसे होते हैं, बीज अलग अलग, जो सही नमी ना मिलने पर ऐसे ही पड़े रहते हैं जमीन के अंदर, और जब उन्हें नमी मिलती है और अच्छा माहौल मिलता है तो पनप करके पेड़ में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी, जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं बाद में, ठीक है। तो अब देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने जरूरत पे जोर दिया है कि डिस्कवर किया जाए। तो डिस्कवर किया जाए तो बच्चों के टैलेंट को सप्रेस तो करेंगे नहीं, सप्रेस का मतलब तो उन्हें डांट डांट के बैठा देना, डोमिनेट कर लेना, ये मीनिंग होगा, ठीक है, रोकना, इस सेंस में निगेटिव वर्ड आ जाएगा। बी लिटिल का मतलब भी निगेटिव ही होता है, किसी को नीचा दिखाना, बी लिटिल करना होता है, किसी को इंफीरियर फील कराना, परेशान करना, उसके लेवल को, उसकी वैल्यू को बिल्कुल कम आंकना, बी लिटिल करना होता है। और यहाँ इंट्रिंसिक मतलब अंतरिम की अंग्रेजी होती है। देखिए हिंदी के वर्ड्स कितने सारे अंग्रेजी में आ गए, हिंदी में अंतरिम, इंग्लिश में इंट्रिंसिक हो गया, कंसील्ड छुपी हुई चीज हो गई, पोटेंशियल ताकत हो गई, और डोरमेंट हो गया, एनलार्ज हो गया, ठीक है, फ्लरिश का मतलब पनपना हो गया। तो अब इन वर्ड्स को हमने एक बेसिक आइडिया जो है इसका समझ लिया है। अब आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं कि क्या आंसर और एक्सप्लेनेशन है। देखिए तो आंसर क्या निकला, दैट इज डेवलप इंट्रिंसिक टैलेंट्स। देखिए इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, बिलोंगिंग टू समथिंग एज अ पार्ट ऑफ नेचर। उनका जो बेसिक टैलेंट है वो जो है डेवलप करने का काम जो है किया जाना चाहिए। उनके अंतरिम जो टैलेंट हैं, उनके शुरुआत से निहित जो उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चीजें, उनको निखारना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने जोर दिया है कि पहचान की जाए, मतलब इस चीज को पहचाना जाए कि किसके अंदर कौन सा टैलेंट है, और साथ में डेवलप किया जाए हर स्टूडेंट के अंतरिम वैल्यूज टैलेंट्स को, जो उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं उनको निकाला जाए, उजागर किया जाए। सप्रेस का सेंस गलत हो जाएगा, पोटेंशियल तो सही है। फ्लरिश किया जाए, हिडन टैलेंट्स तो छुपे हुई जो है वो भी हो सकता था, लेकिन यहां पर जो है डेवलप किया जाए टैलेंट को, जो है फ्लरिश का मतलब भी पनपना होता है, लेकिन डेवलप टैलेंट को, स्किल को किया जाता है टीचिंग से, गाइडेंस से, करियर काउंसलिंग से, और निखारा जाता है। तो उसके लिए डेवलप वर्ड इस फ्लरिश से ज्यादा अच्छा कंटेंडर है। और बी लिटिल करना, किसी को नीचा दिखाना, तो टैलेंट को बच्चे के जो है बिल्कुल कम आंकना, ये तो निगेटिव वर्ड बिल्कुल सही नहीं होगा। कंसील्ड वर्ड शायद सही हो सकता था, छुपी हुई प्रतिभा को निकालना, लेकिन अगला वर्ड जो पहला वाला वर्ड था वो सही नहीं बैठा। और साथ में एनलार्ज, तो एनलार्ज का मतलब है टू मेक लार्ज, तो लार्ज करना टैलेंट को, ये मतलब भी उतना अच्छा नहीं समझ में आया। तो देखिए बी लिटिल टू मेक समबडी और समथिंग ही और शी डज सीम अनइंपॉर्टेंट और नॉट वेरी गुड, और डोरमेंट का मतलब हो गया इनएक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक। तो इन सब के आधार पर देखा जाए तो जो आंसर बना वो सबसे अच्छा बी ऑप्शन था, ठीक है। तो इस वजह से देखिए यहां पर हमने ये चीज देखी
कि किस तरह से वर्ड्स एग्जैक्ट मीनिंग पे हो सकते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्जैक्ट ना बैठ रहे हो लेकिन आसपास के मीनिंग में हो। तो जब सबसे मोस्ट सुटेबल और फेवरेबल वर्ड मिलता है तब ही हम आंसर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एक आंसर एक ज्यादा अच्छा होगा और एक उसके नियर अबाउट होगा, तो जो ज्यादा बेहतर होगा मोस्ट प्रेफरेबल उसी को आंसर लिया जाए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वी कैन नॉट पार्डन, कंसिडर, नेग्लेक्ट, कमिट, टॉलरेट सच ए या such an egregious, important, insignificant, magnificent, insipid act of violence। ठीक है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते पार्डन करना, नेग्लेक्ट टॉलरेट करना या कंसिडर करना या कमिट करना इस प्रकार का इग्रीगियस या इंपॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट या मैग्निफिशेंट या इंसिपिड एक्ट वायलेंस का। मतलब हिंसा के द्वारा, हिंसा का किया गया इस प्रकार का जो कार्य है वो हम बिल्कुल भी कंसिडर, कमिट, पार्डन या नेग्लेक्ट या टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस जो है कह रहा है कि किसी गलत काम को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर देंगे। तो बर्दाश्त के सेंस में बात की जाए तो यहां पर एक तो देखिए पार्डन नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन पहले वाले में सही है, टॉलरेट भी सही लग रहा है। और उसके बाद कमिट और कंसिडर, नेग्लेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों ऑप्शन पहले वाले के लिए सही लग रहे हैं। सेकंड वाले के लिए इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं है, खराब चीज के बारे में कह रहा है, तो इंसिपिड हो सकता है या एग्रीगस हो सकता है। अब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि आंसर क्या है। ठीक, तो देखिए जिस प्रकार का मीनिंग निकल रहा है उसमें दोनों वर्ड रिदम में सही बैठने चाहिए और मीनिंग में भी। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। देखिए आंसर क्या निकला, वी कैनॉट पार्डन सच एन एग्रीगस एक्ट ऑफ वायलेंस। एग्रीगस का मतलब है, देखिए रेफरेंस में क्या दिखा है, आउटस्टैंडिंगली बैड या शॉकिंग, चौंका देने वाला, शॉकिंग है और बहुत खराब, अनएक्सेप्टेबल, बहुत ही ज्यादा बुरा या खराब एक्ट ऑफ वायलेंस। किसी प्रकार का हिंसक कार्य किया गया जो बहुत ही बुरा था, उसे हम किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे। वैसे तो टॉलरेट नहीं करेंगे ये ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन यहां पर इनसिग्निफिकेंट का मतलब है जिसकी कोई महत्व ही ना हो, महत्वहीन, जो वर्ड सही नहीं बैठेगा। इंसिपिड का क्या मतलब है, हैविंग टू लिटिल टेस्ट या फ्लेवर या कलर। कोई चीज इंसिपिड होती है मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल बेकार है, वो तुच्छ है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, जो कोई खास फायदा नहीं दे सकती है, उसे इंसिपिड कहते हैं। मतलब जो तर्कहीन हो उसे भी इंसिपिड कहा जा सकता है, जिसमें कोई टेस्ट ना हो, कोई बात ना हो, कोई वैल्यू ना हो, उसे हम इंसिपिड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंसिपिड वर्ड भी गलत नहीं होता, लेकिन क्योंकि वायलेंस के लिए कहा गया है तो इंसिपिड एक्ट ऑफ वायलेंस तो हो नहीं सकता। हाँ, एक्ट ऑफ वायलेंस जो है वो या तो जो है खराब होगा, और उस खराब के लिए सेंस में एग्रीगस जो है EGREGIOUS, ये एडजेक्टिव बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि यहां पर हमें एडजेक्टिव की जरूरत है और ये क्या है, नाउन है। ठीक है, इसके हिसाब से भी देखा जाए तो मीनिंग और ग्रामर में फर्स्ट ऑप्शन सही बैठ रहा है कि हम किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे। इतना खराब एक्ट ऑफ वायलेंस, इतनी बुरी तरीके से वायलेंस किया गया, हिंसा की गई जो है, ये हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। टॉलरेट वर्ड था, लेकिन टॉलरेट की जगह पे पार्डन और स्ट्रांग हो गया क्योंकि सेकंड वर्ड उसको फेवर कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई हो और प्रॉपरली जो मीनिंग को किस तरह से बैठाना है, सारे वर्ड्स को लेते हुए चलना पड़ता है डबल फिलर्स में। ये इंपॉर्टेंट टास्क था जो आपको बताने के लिए ये क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया गया। ठीक है, आई होप इन क्वेश्चंस के आंसर से आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डबल फिलर्स में आते हैं, तो कैसे हमें रिलेट करने होते हैं और सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप इससे आपको फायदा हो। थैंक यू एंड टेक केयर।